दिव्या छत पर खेल रही थी। शाम का टाइम था, लेकिन तभी दिव्या की मम्मी अपर्णा की आवाज़ आई। दिव्या, फटाफट नीचे आओ बेटा और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। कुछ देर में पापा आने ही वाले होंगे और फिर तुम्हें डांट लगेगी। चलो नीचे आओ, बहुत खेल लिया। अब जैसे ही अपर्णा ने दिव्या को आवाज़ दी ये बोल के, दिव्या पापा का नाम सुन के फटाफट नीचे आई और जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरने लग गई ना जल्दबाजी में, उसका पैर लड़खड़ा गया और पैर लड़खड़ाते ही वो गिरने ही वाली थी कि तभी उसे किसी अनजान शक्ति ने या किसी अनजान आत्मा ने उसको वहां से गिरने से बचा लिया और उसको ला के डायरेक्ट सीढ़ी से नीचे रख दिया। और उस टाइम हवा में दिव्या पूरी तरीके से तैर रही थी और ये चीज़ जो थी वो दिव्या के लिए बहुत एडवेंचरस थी, क्योंकि दिव्या बहुत छोटी बच्ची थी। उसकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी, तो वो भूत प्रेत इतना समझती नहीं थी। बस उसको अच्छा लगा ये, तो फटाफट अपनी मम्मी के पास भाग के गई और बोलने लगी कि मम्मी, अभी भुवन अंकल ने ना मेरी हेल्प करी, मैं गिरने वाली थी लेकिन उन्होंने मुझे बचा लिया। और इतना कह के भाग के अपने रूम में चली गई। और ये अपर्णा सोचने लग गई कि भुवन अंकल ने हेल्प की, घर पे तो कोई और है ही नहीं, तो भुवन अंकल कौन या क्या। चलो खैर, उसको लगा बच्चे हैं तो कुछ भी बोल रही होगी, चलो ठीक है। अपर्णा अपना काम करने लग गई। अब थोड़ी देर हो गई, अपर्णा ने सोचा जाके एक बार देख लूं कि दिव्या होमवर्क कर भी रही है या रूम में गेम वेम खेलने लग गई है, क्योंकि होमवर्क नहीं करेगी तो पापा डांटेंगे उसके। तो अपर्णा दिव्या के रूम में जाने लग गई कि दिव्या के रूम का गेट था ना वो थोड़ा सा खुला था, मतलब पूरी तरह बंद नहीं था। एक दराज से अंदर क्या हो रहा है वो दिख रहा था। तो अपर्णा जैसे गेट के बाहर पहुंची तो उसको दिव्या की बहुत तेज खिलखिलाने की आवाज आई और दिव्या बहुत खुशी खुशी किसी से बातें कर रही थी, हंस रही थी। तो अपर्णा ने सोचा घर में तो कोई है नहीं, दिव्या किससे बातें कर रही है। तो एक साइड से ना सिर्फ दिव्या दिख रही थी, वो मतलब बालकनी की तरफ मुंह करके किसी से बातें कर रही थी और अपने खिलौने दिखा रही थी और ऐसी चीजें बता रही थी। तो अपर्णा ने थोड़ा सा गेट और खोला और जैसे ही अपर्णा ने गेट खोला, अपर्णा बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि दिव्या के सामने एक बहुत बड़ा सा काला साया खड़ा था, या आप कह लो कि मतलब एक कोई आत्मा थी जो ऐसे एकदम, जिसका आकार कोई स्थिर नहीं था, इधर उधर हिल रहा था, तो साए की तरह था वो। अब दिव्या उसी काले साए से बात कर रही थी और दिव्या बहुत हंस रही थी, नॉर्मल जैसे अपनी मम्मी पापा से बात करती थी वैसे ही खुशी खुशी उससे बात कर रही थी। और जो काला साया था ना वो दिखने में बहुत डरावना लग रहा था, मतलब उसके पूरे चेहरे पे ना कटे के निशान थे, ऐसा लगा था जैसे मुंह कहीं उसका मतलब चोटिल हुआ है बहुत ज्यादा, उसके हाथ वाथ पे बहुत खून, मतलब ऐसा दिख रहा था। और ये देख के अपर्णा बहुत ज्यादा डर गई कि मतलब ये क्या है। और अपर्णा ने थोड़ा सा गेट और खोला और दिव्या को आवाज दी, दिव्या। जैसे दिव्या बोला अपर्णा ने, वो काला साया चट से गायब हो गया, वहाँ कुछ भी नहीं था। दिव्या बोली हाँ मम्मा। तो अपर्णा बोली कि तुमने होमवर्क कर लिया। तो बोली नहीं मम्मा, भुवन अंकल आ गए थे, मैं उनसे बात करने लग गई थी, बस होमवर्क करने ही जा रही हूँ, अभी करके आपको चेक करवा लूंगी एक बार। तो अपर्णा ने पूछा बेटा ये भुवन अंकल कौन है। तो दिव्या बोली मम्मी, वो भुवन अंकल साथ में मैंने बताया था ना आपको कि वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मेरा कई बार होमवर्क भी करवाते हैं और मुझे कई सारे खिलौने भी लाके देते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, अगली बार जब आएंगे ना मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। तो अपर्णा दिव्या को ध्यान से देख रही थी, लेकिन अब अपर्णा को पता था कि दिव्या इतनी छोटी है कि उससे अब और ज्यादा पूछना सही नहीं है इन सब चीजों के बारे में, और वो शायद अभी समझ भी नहीं पाएगी इन सब बातों को। खैर अब वो दिन बीत गया और चलो अब अपर्णा थोड़ा ज्यादा ध्यान देने लग गई थी दिव्या पे कि दिव्या मतलब कहीं किसी के साथ मतलब क्या हो रहा है, क्या ठीक तो है ना दिव्या, इन सब चीजों के लिए। ऐसे ही एक दिन की बात है, दिव्या अपने रूम में सोई हुई थी और वैसे ही दिव्या के रूम का गेट हल्का सा खुला हुआ था, क्योंकि वो छोटी थी तो उसको ये लोग हमेशा गेट जो है लॉक करने के लिए मना करते थे, तो वो गेट हमेशा थोड़ा सा खोल के ही अपने रूम में रहती थी। तो अपर्णा जब गई उसको देखने, तो अपर्णा क्या देखती है कि दिव्या जहाँ सोई हुई है वहीं उसके सिराने वो काला साया उसको घेर के बैठा हुआ है और बहुत ध्यान से देख रहा है। और कभी कभी वो उसके सर पे हाथ फेरता, कभी वो उसके पैर के साइड आके बैठ जाता। अपर्णा ये देखकर वैसे उल्टे कदम वापस आ गई कि ये है क्या, हो क्या रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आया था। खैर कुछ दिन बीते और फिर वही दिव्या भुवन अंकल की बातें करती रहती थी। और अपर्णा ने ना दिव्या के नेचर में चेंज भी देखा था। जब से उसने दिव्या को होमवर्क के लिए टोक दिया था ना, उस दिन के बाद से अपर्णा को दिव्या को होमवर्क करने के लिए बोलना नहीं पड़ा। दिव्या हमेशा अपना होमवर्क टाइम पर करके रखती। सुबह सुबह जब स्कूल के लिए निकलना होता तो दिव्या अपना बैग खुद लगाती, कई बारी मतलब अपनी ड्रेस वगैरह का ध्यान रखती थी, और या फिर कोई और रखता था पता नहीं, लेकिन दिव्या बहुत ही मैच्योरली बिहेव कर रही थी। उसको
अपर्णा की हेल्प बहुत कम लेनी पड़ती थी। खैर कुछ दिन तक ये सब चलता रहा। अब एक दिन दिव्या अपने रूम में खेल रही थी तो अपर्णा उसे देखने के लिए उसके रूम में जाने लग गई। और जैसे ही अपर्णा उसके रूम में जाने लग गई ना, वो क्या देखती है कि जो दिव्या है वो पूरी ऐसे हवा में तैर रही है और बहुत खुश होके ऐसे तालियां बजा रही है, बहुत खुशी खुशी ऐसे अंकल और घुमाओ ऐसे बोल रही है। मतलब उसको ऐसे कोई हवा में जैसे छोटे बच्चों को उछालती नहीं है, वैसे कोई उछाल रहा था और ऐसे घुमा रहा था। तो उसको बहुत मजा आया था, तो वो ऐसे बोली जा रही थी। अब अपर्णा को बहुत चिंता हो गई कि क्या हो रहा है। तो उसने तुरंत दिव्या को आवाज दी, दिव्या क्या कर रही हो ये। जैसे ही दिव्या को आवाज दी, इस बार फिर से वो काला साया दिव्या को ऐसे बिस्तर पे छोड़ के गायब हो गया। अब अपर्णा दिव्या से बोलने लगी, बेटा क्या कर रही थी तुम और कौन था यहाँ पे। तो कहने लगी, मम्मी वही तो भुवन अंकल थे, कितनी बार आपको बताया, और वो कितने अच्छे इंसान है, देखो उन्होंने मुझे टॉफियाँ भी दी। और ऐसे कह के दिव्या उसको ऐसी चीजें दिखाने लग गई अपनी। अब इतनी छोटी थी दिव्या, उससे कुछ भी नहीं बात कर पाई थी अपर्णा और बहुत मजबूर सा फील कर रही थी। खैर दिव्या का ऐसे मन बहलाने के लिए अपर्णा बात करने लग गई उससे। अब उस रात जो अपर्णा थी उसने दिव्या को अपने पास ही सुलाया। उसको अब डर लग रहा था। वैसे अपर्णा को ये तो पता था कि जो भी आत्मा है या जो भी चीज है दिव्या के साथ रहती, वो दिव्या को नुकसान नहीं पहुंचा रही, क्योंकि उसने अभी तक कोई भी नुकसान दिव्या को नहीं पहुंचाया था। लेकिन फिर भी अब अपर्णा माँ होने के नाते बहुत फिक्र करने लगी थी दिव्या की। तो दिव्या को उसने उस रात अपने पास सुलाया। जो अपर्णा का पति था वो एक दूसरे शहर में नौकरी करता था। तो अगले दिन जब दिव्या स्कूल गई तो अपर्णा ने अपने पति रमेश को कॉल किया और ये सारी बातें बताई। तो रमेश ने अपर्णा से बोला कि अपर्णा चलो एक काम करते हैं, जो भी दिव्या की हिस्ट्री है वो जानने के लिए जहाँ से हमने दिव्या को अडॉप्ट किया था ना, वहाँ चलते हैं, क्या पता कोई चीज वहाँ से जुड़ी हुई हो। तो चलो एक काम करो, अगर तुम कल आ सकते हो तो आ जाओ, हम दोनों लोग जहाँ से हमने दिव्या को अडॉप्ट किया था उस अनाथालय में चल के एक बार वहाँ से बात करते हैं, क्या चक्कर है और ये कौन है भुवन अंकल जिसके बारे में दिव्या हमेशा बात करती रहती है। तो रमेश भी मान गया, अपर्णा भी, दोनों लोग अपना रेडी हो गए कि वो लोग कल जाएंगे जहाँ से वो दिव्या को अडॉप्ट करके लेके आए थे। एक्चुअल में दिव्या जो थी ना वो अडॉप्टेड बच्ची थी। वैसे वो बहुत छोटी थी जब वो अडॉप्ट हुई थी, लेकिन इन लोगों ने उसे नहीं बताया था कि वो अडॉप्टेड है और हमेशा अपनी बच्ची की तरह रखते थे उसे। और अगले दिन जब अपर्णा और रमेश पहुंचे अनाथालय तो वहाँ के हेड से पूछने लग गए दिव्या के बारे में। तो उन्होंने बोला कि वैसे तो हम सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे के बारे में इतनी नहीं शेयर कर सकते, फिर भी मैं आपको एक बार चेक करके फाइल्स में बताता हूँ कि उसका भुवन अंकल से क्या कनेक्शन है। तो थोड़ी देर उन लोगों ने वहाँ पे वेट किया और जो हेड थे अनाथालय के वो कुछ देर में वहाँ से आए और वो बोलने लग गए कि जिस भुवन अंकल का जिक्र बार बार करती है दिव्या, वो भुवन अंकल कोई और नहीं, वो दिव्या जो है ना उसके असली पिता का नाम था, वही भुवन श्रीवास्तव उनका नाम था। और अनाथालय के हेड ने बताया कि जब दिव्या 1 साल की थी तो उसकी मम्मी की किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। तो उसके पापा ने उसकी मम्मी और उसके पापा दोनों का प्यार खुद ही दिया दिव्या को और वो उसका बहुत ध्यान रखते थे, उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन जब दिव्या और उसके पापा एक कार से कहीं जा रहे थे तो कार का बहुत ज्यादा बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो दिव्या के पापा भुवन थे उनकी वहीं पर डेथ हो गई थी। अब दिव्या बच तो गई थी, लेकिन जब उसके पापा और मम्मी दोनों नहीं रहे तो गवर्नमेंट ने उसके जो भी रिश्तेदार थे उनसे पूछा कि क्या वो कोई भी उनकी कस्टडी चाहता है, तो सबने मना कर दिया। तो फिर गवर्नमेंट ने हमें कांटेक्ट किया और हमने दिव्या को अपने अनाथालय में जगह दी और उसके बाद आप लोग आए और आप लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया। अब उन लोगों को ये सारी चीजें समझ में आने लग गई थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब उसकी माँ नहीं थी दिव्या की तब भी उसके पापा उसको इतना मानते थे और इतना ख्याल रखते थे, और एक्सीडेंट उनका होने की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को इतने छोटे जब वो थी तभी उनका साथ उसके साथ से छूट गया था, इसीलिए उनकी आत्मा शायद अभी तक भटक रही है। यार वो आत्मा कभी दिव्या को नुकसान नहीं पहुंचाती, इवन हमेशा वो दिव्या की हेल्प ही करती है। अब सच्चाई तो ये लोग जान गए थे, घर वापस आए और दिव्या को एक प्यार भरे निगाह से देखने लग गए कि मतलब इस बच्ची के लिए मतलब कितना बुरा लगा होगा इसको, मतलब इसकी माँ नहीं, फिर इसके पापा नहीं। खैर अब इसके पास एक अच्छी फैमिली थी दिव्या के पास, जो मतलब माँ बाप थे जो उसको एक्चुअल माँ बाप की तरह प्यार करते थे। और यही सब सोच के मतलब दिव्या उस टाइम बैठी हुई थी, लेकिन अपर्णा की आंखों में आंसू आ गए। तभी इन दोनों की निगाह पास में लगे एक शीशे पर गई, जहाँ पर एक ऐसे लिपस्टिक ना अपने आप से ऐसे हवा में उड़ी और उसने शीशे पे लिखा कि मेरी दिव्या का ध्यान रखना
और उसे पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना। और मैं दिव्या को बहुत सक्सेसफुल और खुश देखना चाहता हूँ। ये पढ़ते ही दोनों, जो अपर्णा और उसका पति रमेश था ना, दोनों बहुत इमोशनल हो गए और उन दोनों ने दिव्या को गले लगा लिया। अब अपर्णा को पता था कि जो दिव्या के पापा है वो हमेशा दिव्या का ध्यान रखते हैं। और कुछ ही देर बाद उन तीनों को वो काला साया दिखाई दिया, जो अब समझ में आया था कि उसका चेहरा इतना कटा फटा सा और इतना खून ऐसा क्यों लगा हुआ था, क्योंकि वो उसके पापा की आत्मा थी और शायद जिस वक्त उन्होंने अपना शरीर छोड़ा होगा उस वक्त वो ऐसे ही दिख रहे होंगे। वो जो काला साया था वो बोलने लगा कि आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं दिव्या को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं हमेशा दिव्या के साथ रहूंगा जब तक ये अपनी जिम्मेदारियां और अपने आप को संभालने लायक नहीं हो जाती। और ये कहते ही वो काला साया वहां से गायब हो गया। इसीलिए शायद कहते हैं कि दुनिया में किसी का भी प्यार जो है ना वो कम पड़ सकता है, लेकिन माँ बाप का प्यार अपने बच्चे के लिए कभी ख़त्म नहीं होता। इवन वो हो ना हो, लेकिन हमेशा किसी ना किसी रूप में वो अपने बच्चों के साथ ही रहता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने थॉट्स कमेंट करके शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।